हमारे गांव में हर हफ्ते एक औरत फोत हो जाती और गुस्ल देने वाली उसे बंद कमरे में गुस्ल देती। उसका कहना था कि वो बंद कमरे में मैयत को गुस्ल देते वक्त उसके घर वालों के लिए दुआ करती है और चंद दिनों बाद मरने वाली औरत के घर वाले अमीर हो जाते हैं। मुझे ये सब झूठ लगता था। मैं तस्दीक करने के लिए गांव गई तो ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। वहाँ जो औरत भी फौत होती, चंद दिनों बाद उसके घर वाले अमीर हो जाते। उनके पास इतने पैसे आ जाते कि वो गांव में अच्छी खासी जमीन खरीद लेते और उनका शुमार जिम्मेदारों में होने लगता। इत्तफाक से उन्हीं दिनों मेरी दादी फौत हो गई। निघत माई गुस्ल देने लगी तो मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अंदर रख दिया। गुस्ल देने के बाद जब मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो मेरी रूह तक लरज गई, क्योंकि दादी के साथ गुस्ल वाली ने सुबह के 6 बजे अम्मी के मोबाइल पर किसी की बार बार कॉल आ रही थी। अम्मी ने फोन उठाया तो एकदम से परेशान हो गईं। कुछ देर बाद अम्मा ने फोन बंद करके बताया कि गांव में खाला नुसरत फौत हो गई है। मैंने पूछा, अम्मा वही जो अब्बा की और आपकी दूर की खाला हैं? अब्बा कहने लगे, हाँ वही बेचारी काफी अरसे से बीमार थी और कई माह अस्पताल में दाखिल रही थी। अब्बा के जवाब पर अम्मा ने पूछा, फौतगी पर हम में से कौन जाएगा? अब्बा कहने लगे, हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। इसी बहाने बीबी जी और बाकी बहन भाइयों से भी मुलाकात हो जाएगी। बीबी जी हमारी दादी थी, वो गांव में और हम शहर में रहते थे, मगर हम बहन भाई गांव कम ही जाते थे। कुछ देर बाद अब्बा ने कह दिया कि सब तैयारी करो, सबको गांव चलना है। वो अम्मा से कह रहे थे कि बीबी जी ने फोन करके कहा है कि बच्चों को भी साथ ले आना। आंखें तरस गई हैं उनको देखने को। मैं 16 साल की थी जब गांव गई थी और अब 4 साल बाद गांव जा रही थी। मेरे अब्बा और अम्मा दोनों का ताल्लुक ही गांव से था। अभी हम गांव में दाखिल हुए ही थे कि घर से रोने धोने की आवाजें आने लगी। अब्बा और अम्मा हमें बीबी जी की तरफ छोड़कर खुद फौतगी वाले घर चले गए। कुछ देर बाद बीबी जी मुझे भी जबरदस्ती फौतगी वाले घर ले गईं। वहां मैयत को गुस्ल दिया जाना था और हर तरफ निगहत बीबी के नाम की पुकार हो रही थी। मैंने अपनी कजन से पूछा, ये निगहत बीबी कौन है? वो कहने लगी, वो मैयतों को गुस्ल देती हैं। और पता है सबसे मजे वाली बात, वो जिस मैयत को गुस्ल देती हैं उस मैयत के घर वाले कुछ दिनों बाद माला माल हो जाते हैं। अब देखना नुसरत खाला के घर वाले कैसे चंद दिनों में अमीर होते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए ऐसी अजीब सी बात पर मुझे हंसी आ गई। मेरी कजन कहने लगी, तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम देखना बस 1 हफ्ते की बात है और इस घर वालों ने दौलतमंद हो जाना है। मैंने गुस्ल देने वाली औरत का जायजा लिया। वो पक्की उम्र की एक चालाक औरत लग रही थी। उसने सबको गुस्ल खाने से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद करके गुस्ल देने लगी। जनाजे के बाद हम घर आए तो मैंने बीबी जी से पूछा, आप ये बताएं कि ये वाकई वो औरत जिसको गुस्ल देती है उसके घर वाले अमीर हो जाते हैं? बीबी जी कहने लगी, हाँ ये बात सच है। अम्मा और अब्बा वापस जाना चाहते थे, मगर मैं गांव की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। मुझे फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था और यहाँ जबरदस्त किस्म की खूबसूरत तस्वीरें खींची जा सकती थीं, इसलिए मैं 1-2 दिन यहाँ और रहना चाहती थी। अब्बा ने कहा, तुम बहन भाई यहाँ रह लो, हम 40वें पर आएंगे तो तुम लोगों को ले जाएंगे। और अब्बा चले गए और हम तीनों बहन भाई बीजी के पास रुक गए। मेरे यहाँ रहने की एक और वजह ये भी थी कि मैं देखना चाहती थी कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि गुस्ल देने वाली औरत की वजह से मैयत के घर वाले माला माल कैसे हो जाते हैं। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मेरी कजन की बातें सच हो गईं। मरने वाली मासी नुसरत का बेटा और बहू अमीर हो गए थे। ये वाकई रातों रात हुआ था और किसी को भी मालूम नहीं था कि उनके पास इतने पैसे कहां से आए। उन्होंने गांव में 2 मुरब्बा जमीन भी खरीद ली थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, दौलत एकदम तो नहीं आ जाती, कोई तो राज था। वो लोग तो बता ही नहीं रहे थे कि उनके पास पैसे कहां से आए हैं, बस कहते थे कि हमने बता दिया तो ये दौलत हमसे छिन जाएगी। दूसरी तरफ वो गुस्ल देने वाली औरत निघत इतने दिनों से गांव में नजर ही नहीं आ रही थी। मैं रोज सुबह सुबह जाकर तस्वीरें खींचती थी। एक दिन उसी वक्त खेतों में सैर कर रही थी कि मैंने चादर में मलबूस एक औरत को गांव में दाखिल होते देखा। जरा गौर से उसे देखा तो मैं चौंक गई। वो तो निघत बीबी थी, मेरी कजन साथ ही थी। कहने लगी, आज गांव में किसी की फौतगी होने वाली है। मैं चौंक कर उसकी तरफ पलटी और कहा, तुम्हें कैसे मालूम?
कहने लगी, जिस दिन निगहत बीबी गांव में नजर आती है उस दिन लाजमी तौर पर कोई फौतगी होती है। निगहत बीबी को पहले से ही मालूम हो जाता है और वो गुस्ल देने आ जाती हैं। मैंने बेयकीनी से नफी में सर हिलाते हुए कहा, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के पास पहले से इल्म हो जाए कि कोई मरने वाला है। लेकिन इस बार भी मेरी कजन की बात सच साबित हुई। 10 बजे के करीब गांव में ऐलान होने लगा, अख्तर नाई की मां जो अस्पताल में दाखिल थी वो वफात पा गई है। ये खबर सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ये भला कैसे मुमकिन था, लेकिन सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो रहा था। मुझे यूं हैरान देखकर मेरी बीबी कहने लगी, वो गुस्ल वाली बड़ी नेक औरत है, उसे सच्चे ख्वाब आते हैं, उस पर शक करके गुनाहगार ना हो। मैं बीबी जी को कैसे समझाती कि आप गांव के लोग बहुत सादा और मासूम होते हैं, किसी की भी बात पर यकीन कर लेते हो। मैं सबके साथ फौतगी वाले घर गई। जब मैयत को गुस्ल देने का वक्त आया तो सब निगहत बीबी को बुलाने दौड़े। वो आ गई थी। मैंने उसे आज तक किसी से बोलते नहीं देखा था। वो अपने काम से काम रखती थी। मरने वाले की बेटियां कहने लगी, हम खुद अपनी माँ को गुस्ल देना चाहती हैं। उसकी बात पर पहली बार मैंने उस गुस्ल वाली औरत के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे थे। वो कुछ बेचैन सी हो गई थी। गांव की औरतों ने उन लड़कियों को समझाया कि गांव में सभी मुर्दा औरतों को गुस्ल निगहत बीबी देती हैं और उसके घर वाले जल्द माला माल हो जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से मरने वाली की बेटियों को गुस्ल देने से रोका गया। पिछली बार की तरह इस बार भी निगहत बीबी ने गुस्ल खाने का दरवाजा बंद कर लिया था। आखिर वो गुस्ल देते वक्त ऐसा क्या खास अमल करती थीं कि मरने वाली के रिश्तेदार अमीर हो जाते थे? ये सवाल मेरे जहन में खटक रहा था और मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द उसका जवाब मिले कि मैं अपने घर जाऊं। मगर उसी शाम पता चला कि अब्बा और अम्मा उम्रा करने जा रहे हैं। पहले तो हम तीनों की वजह से नहीं जा पाए थे कि बच्चों को कैसे अकेला छोड़ेंगे, मगर अब्बा को अब तसल्ली थी कि उनके बच्चे गांव में बड़े मजे से रह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मौके से फायदा उठाया और उम्रे पर जाने की तैयारी कर ली। अम्मा अब्बा ने अब 2 माह बाद ही वापस आना था, यानी हम 2 माह अब इधर ही रहने वाले थे। निगहत बीबी एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। वो इस गांव की नहीं थी, दूसरे गांव की थी जो बिल्कुल पास ही था। सब गांव वालों के नजदीक वो एक नेक औरत थी जो गुस्ल देने का काम सभी लीला करती थी। वो एक पैसा भी नहीं लेती थी और उसकी वजह से मैयत के घर वाले माला माल भी हो जाते थे। मैंने अगरचा किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था, मगर दोनों बार मैंने अपनी आंखों से सच होते देखा था, क्योंकि थोड़े दिनों पहले जो औरत फौत हुई थी उसके घर वालों को पूरे 40 लाख रुपए का चेक अपने दरवाजे पर रखा हुआ मिला था और ये सब निगहत बीबी की वजह से हुआ था। एक रोज अचानक ही बीबी जी की तबीयत खराब हुई तो बड़े ताया और मैं उनको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन मंगवाए तो मैं वो लेने बाहर आई। अचानक वापसी पर मैं वहाँ निगहत बीबी को देखकर चौंक गई, मगर मैं उस वक्त जल्दी में थी। बीबी जी को सांस का मसला हुआ था। डॉक्टर ने 3-4 दिन के लिए उन्हें दाखिल कर लिया था। बीबी जी की तरफ से सुकून हुआ तो मुझे उस गुस्ल वाली औरत का ख्याल आया कि वो यहाँ क्या कर रही है। मैंने ताया को घर भेज दिया कि मैं यहाँ बीबी जी के पास रहूं, आप शाम को आ जाइएगा। ताया चले गए। बीबी जी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। शाम को चचा ने मुझे कहा कि तुम चाची के साथ घर चली जाओ। मैं और चाची घर जाने के लिए अस्पताल से बाहर निकले ही थे कि मैंने फिर से निगहत बीबी को देखा। वो अस्पताल से बाहर जा रही थी। मैंने सोचा हो सकता है वो भी किसी की अयादत करने आई हो, लेकिन अगले दिन फिर से उसे देखकर मैं चौंके बिना ना रह सकी। मैंने एक नर्स से उसको बातें करते देखा था। मैंने उस नर्स से पूछा, अभी आप किससे बातें कर रही थीं? तो वो नर्स कहने लगी, वो तो यहाँ काम करती हैं, वार्ड की निगरानी का काम होता है इसका। ये बात यकीनन गांव में किसी को मालूम नहीं थी कि वो जिस निगहत बीबी को इतना सर चढ़ा रहे थे वो तो यहाँ एक मामूली सी मुलाजमा थी। दोपहर में किसी जवान औरत की वफात हो गई थी। वो हमारे गांव के साथ वाले गांव में रहती थी। मैंने उसकी वफात पर उसी निगहत बीबी को एक नर्स से बात करते सुना था। वो कह रही थी, मुझे गांव जाने दें ताकि इसके गुस्ल का इंतजाम कर लूं। अब मुझे सारी बात समझ आई थी।
جس کی وفات ہسپتال میں ہی ہو جاتی تھی وہ میت کے گھر والوں سے پہلے ہی گاؤں پہنچ جاتی اور گاؤں والوں کو پتہ لگ جاتا کہ نگہت بی بی ہمارے گاؤں میں آئی ہے، ضرور کوئی فوت ہونے والا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں میت بھی گاؤں آ جاتی۔ یوں سب سمجھتے کہ وہ بہت نیک ہے۔ میں نے بی بی جی کو بھی بتایا کہ یہ دیکھیں، آپ کی نگہت بی بی یہاں اس ہسپتال میں معمولی سی ملازمہ ہے۔ وہ کہنے لگیں، ہم سب کو پتا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے، وہ غسل مفت میں دیتی ہیں، مگر اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے اسے کمانا بھی تو پڑتا ہے۔ اکیلی 3 بچوں کی کفالت کرتی ہے اور یہاں نوکری کر کے ہی گزارا ہوتا ہے اس کا۔ میں نے کہا، یعنی آپ سب کو پتا ہے کہ وہ یہاں نوکری کرتی ہے؟ بی بی جی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اتنا ہی بول کر تھک گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، ٹھیک ہے، وہ یہاں نوکری کرتی ہے، اس میں شک کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کے مبارک ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد اس خاندان کا امیر ہو جانا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور وہ اپنے سوا کسی اور کو غسل کرنے نہیں دیتی تھی۔ ایسا کیوں بھلا؟ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک بار بی بی جی کو چھٹی مل جائے پھر اس معاملے کو حل کروں گی۔ 3 دن ہم ہسپتال میں ہی رہے تھے۔ وہ 3 دن میں نے نگہت بی بی پر نظر رکھی تھی۔ میں نے 5 وقت کی نماز تو اسے کبھی پڑھتے دیکھا ہی نہیں تھا، پھر میں اسے کیسے نیک مان لیتی۔ بی جی کو چھٹی ملی اور ہم گھر آ گئے۔ اگلے دن چاچی کو فون آیا، ان کے گاؤں میں ان کی کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا۔ چاچی کا گاؤں بالکل ہی ساتھ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں بھی وہی غسل دینے والی ہوگی، اس لیے میں نے چاچی کو کہا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ چلی آئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میت کے غسل کا وقت آیا، لیکن اس غسل دینے والی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ چاچی سے پوچھا، نگہت بی بی کو یہاں کیوں نہیں بلاتے؟ چاچی نے کہا، وہ بس اپنی مرضی کے لوگوں کو غسل دیتی ہے، عموماً ان لوگوں کو جو بہت بیمار رہ چکے ہوں، مگر میری خالہ بیمار ہی نہیں تھی، ایک دم دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہوئی ہیں۔ چاچی کی خالہ کو کچھ اور عورتوں نے غسل دے دیا تھا اور ہم لوگ جنازے کے بعد واپس چلے آئے تھے۔ میں نے ان 2 ماہ میں 3 جنازے دیکھے تھے، جس میں 2 کو نگہت بی بی نے غسل دیا تھا اور ان دونوں کے گھر والے امیر ہو گئے تھے۔ ابا اور اماں نے عمرہ کر لیا تھا اور وہ ہم تینوں بہن بھائیوں کو لینے آئے تھے۔ میں نگہت بی بی کا راز معلوم کرنے سے پہلے ہرگز واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں مایوس ہو کر واپس اپنے شہر پلٹ آئی تھی۔ شاید میری قسمت میں نہیں تھا کہ میں اس کے راز کو جان سکتی۔ میں واپس آ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ میرے سیمسٹر کے امتحان بھی ہو گئے تھے، سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مجھے دوبارہ گاؤں جانے کا موقع مل پائے گا، لیکن قسمت سے مل گیا۔ گاؤں میں پھر سے فوتگی ہو گئی تھی۔ ابا اکیلے جانا چاہ رہے تھے، مگر میں بھی ضد کر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میرے دماغ میں ایک پلان آیا تھا، اب میں نگہت کی ساری سچائی معلوم کر سکتی تھی۔ فوتگی بی جی کی بہن کی تھی، یعنی ابا کی سکی خالہ کی۔ جب غسل دینے کا وقت آیا تو کوئی نگہت بی بی کو بلانے بھاگا۔ میرے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ساتھ لایا ہوا چھوٹا سا کیمرہ غسل خانے میں فٹ کر دیا اور جلدی سے باہر آ گئی۔ نگہت بی بی نے آتے ہی سب کو میت سے دور کر دیا اور غسل خانے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے میت کو غسل دے دیا تھا اور کفن بھی پہنا دیا تھا۔ ہم لوگ رات وہیں رہے تھے۔ میں نے رات کو سب کے سونے کے بعد اپنی کزن کو ساتھ بٹھایا اور ہم دونوں مل کر وہ ریکارڈنگ دیکھنے لگے۔ اس غسل دینے والی عورت نے ویسے ہی غسل دیا تھا جیسے دیا جاتا ہے، مگر کچھ تو تھا جو بار بار ویڈیو دیکھنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چھٹی بار ویڈیو لگائی تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ معاملہ ہے کیا۔ میں نے غور سے ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنی کزن سے پوچھا، دادی بیمار تھی کیا؟ میری کزن کہنے لگی، بس سینے میں ہلکی سی تکلیف ہوئی تو ہم ان کو ہسپتال لے گئے اور انہیں وہاں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ فوت ہو گئیں۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، ان کا کوئی آپریشن وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ میری کزن بھی چونک گئی، کہنے لگی، نہیں، ان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا۔ میں نے کزن کی توجہ ویڈیو کی طرف کروائی اور کہا، یہ دیکھو، بی جی کے جسم پر سوئی دھاگے کے نشان ہیں، جیسے ان کا کوئی آپریشن کیا گیا ہو۔ ایسا نشان جسم پر تب ہی بنتا ہے جب آپریشن کے بعد ٹانکے لگائی جائیں۔
वो उलझ कर कहने लगी, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? दादी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। और यही वो सवाल था जिसने मुझे निखत बीबी पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैंने वीडियो में ध्यान से देखा था, जहाँ से टांके लगे थे वो बड़ी एहतियात के साथ वहाँ पर पानी बहा रही थी। फिर उसने चुपचाप गुस्ल देकर कफन पहना दिया था। मैंने निखत बीबी को बुलाया और वो वीडियो उससे दिखाई और कहा, इस वीडियो को देखो और बताओ दादी के जिस्म पर टांके कहाँ से आए। वो वीडियो देखकर इंतहाई घबरा गई और कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा, ठीक है, तुम कुछ ना बताओ, मैं ये वीडियो सारे गांव वालों को दिखाऊंगी और फिर उनको दिखाने के बाद ये पुलिस के पास जाएगी और फिर वो तुमसे खुद ही पूछ लेंगे। वो बेहद घबरा गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब डॉक्टर अकमल को पता होगा, ये उनकी मरीजा थी। चलो एक काम की बात तो उसने बताई, ये डॉक्टर अकमल की मरीज थी। मैंने निखत बीबी से कहा, सुनो, तुम मुझे अस्पताल लेकर जाओगी और वहां जाकर कहोगी कि तुम मेरी खाला हो और मैं तुम्हारी भांजी हूँ। मुझे इस अस्पताल में अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर रखवाओ और तुम आराम करो। अगले दिन मैं निखत के साथ अस्पताल चली गई और उसने वैसा ही किया जैसा उसको मैंने बोलने का कहा था। उसने मुझे अपनी भांजी बताया था और मुझे अपनी जगह काम पर छोड़कर चली गई। मैं उसकी जगह पर मौजूद होकर सब कुछ अपनी आंखों से होता देखना चाहती थी कि वहाँ चल क्या रहा है और कौन सा डॉक्टर इस सब में शामिल है। पहले 2 दिन तो मैं सुकून से रही क्योंकि किसी किस्म की कोई मशकूक बात नजर नहीं आई। तीसरे दिन मैंने देखा कि डॉक्टर अकमल राउंड पर आया था। उस डॉक्टर को देखकर मैं चौंक गई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले भी इस डॉक्टर को कहीं देख रखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। उस डॉक्टर ने एक नर्स को पास बुलाकर कुछ कहा। वो सुनकर मेरे पास आई और कहने लगी, निखत बीबी को बुलाओ, डॉक्टर साहब को बहुत जरूरी काम है। मैंने निखत को बुलाया और उसे डॉक्टर के कमरे में भेजकर खुद बाहर से कान लगाकर बातें सुनने लगी। डॉक्टर अकमल उसे कह रहा था कि एक मरीज का इंतकाल हो गया है, हम अपना काम करने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं। तुम उसके गांव चली जाओ और याद से सिर्फ तुम ही मैयत को गुस्ल दोगी, तुम्हारे सिवा और कोई गुस्ल ना दे पाए। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहुंच जाएगा। और हाँ, हिस्से से याद आया कि अभी पिछले दिनों जो औरत इंतकाल कर गई थी, उसके घर वालों को भी उनकी रकम पहुंचानी है, वो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम आगे पहुंचा देना। चलो अब तुम जाओ। मैंने अपना मोबाइल निकाला और वहीं खड़े खड़े उस डॉक्टर को गूगल पर सर्च किया। थोड़ी ही देर में सारी बात मैं जान चुकी थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सारी कहानी कुछ यूं थी कि इस अस्पताल के डॉक्टर अकमल को देखकर मैं चौंक गई थी और उसे गूगल पर सर्च किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने मीडिया पर इस डॉक्टर को पहले कहीं देखा है। डॉक्टर अकमल को आज से 7 साल कबल एक केस में पकड़े जाने की वजह से कुछ माह की सजा भी हुई थी और उसका लाइसेंस भी मंसूख कर दिया गया था। जो हरकत करने की वजह से उस डॉक्टर को कुछ साल कबल निकाला गया था, उसने वही काम गांव में आकर शुरू कर दिया था। वो मुर्दा लोगों के जिस्म से उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिया करता था और महंगे दामों आगे बेच दिया करता था। उसने निखत को पैसे दिए थे और कहा था कि जो लोग फौत हो जाएं, उनको गुस्ल तुमने देना है ताकि किसी की नजर उन टांकों पर ना पड़े। निखत बीबी पैसों की लालच में आकर वैसा ही करती और सिर्फ खुद ही अकेले गुस्ल देती, क्योंकि अगर साथ में कोई और औरत मिलकर गुस्ल दिलवाती तो वो सब कुछ देख लेती कि मैयत के जिस्म पर तो टांके लगे हुए हैं और खुद तो वो पैसे लेती ही थी। मगर मैयत के घर वाले कहाँ से माला माल हो जाते थे? इसका जवाब ये था कि डॉक्टर अकमल मैयत के बॉडी पार्ट्स से जितने पैसे कमाते थे, उनमें से चंद लाख मैयत के घर वालों तक पहुंचा दिए जाते थे, क्योंकि वहां अस्पताल में उस मैयत के वर्षा से एक कागज पर दस्तखत करवा लिए जाते थे, जिनकी रूह से मरीज के लवाहिकैन खुद इजाजत दे रहे होते थे कि हम अपनी मर्जी से और खुशी से मरीज का ऑपरेशन करके दिल, गुर्दे और बाकी सारा सामान बेच रहे हैं। जबकि अनपढ़ देहातियों को कहाँ पढ़ना लिखना आता है, वो आराम से साइन कर देते
اس طرح ڈاکٹر اکمل خود کو محفوظ کر لیتے تھے کہ ہمیں تو مریض کے گھر والوں نے خود اجازت دی ہے، پھر ان جسم کے صحت مند اعضاء بڑے ہسپتالوں میں منہ مانگی قیمت پر فروخت کر دیے جاتے تھے۔ میں نے آپریشن تھیٹر میں کیمرہ لگا کر ان کے سارے کاموں کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی، ان کی آپس کی بات چیت تک اس میں ریکارڈ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے تھے۔ اس ساری حقیقت کو جان لینے کے بعد میں نے پولیس کو بلوایا تھا اور سارے ثبوت میں نے جو دل لگا کر اور دن رات ایک کر کے اکٹھے کیے تھے وہ انہیں دے دیے تھے۔ جتنے ڈاکٹرز اور نرسز اس کام میں ملوث تھے سب کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور ہسپتال کو سیل کر دیا گیا تھا۔ یہ سارا کام پچھلے 3 سالوں سے بہت کامیابی سے جاری تھا اور شاید ایسے ہی جاری رہتا اگر میں نہ گاؤں جاتی۔ میرا وہاں جانا شاید اسی لیے لکھا گیا تھا کہ اس سب ظلم کو مزید ہونے سے روک سکوں۔ گاؤں والوں کو جب ہسپتال اور ڈاکٹر صاحب کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بھی سبھی بہت دکھی ہوئے، لیکن انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے سارے رازوں سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں شہر اپنے گھر آ گئی تھی اور پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔